नमस्कार। आज के भाग में हम बीएड भाग 2 सेमेस्टर 3 हिंदी अध्यापन पद्धति इसके बारे में आज हम अध्यापन करने वाले हैं। तो हर एक विषय के अनुसार हिंदी अध्यापन पद्धति के बीएड में उद्देश्य क्या है यह पहले हम देखेंगे। तो हमारे जो भावी शिक्षक है वो भावी शिक्षकों को भाषा सौंदर्य के बारे में विकास करना, यह हमारा हिंदी अध्यापन पद्धति का पहला उद्देश्य है। फिर है हिंदी अध्यापन के नियोजन एवं मूल्यांकन करने में छात्रों को सक्षम करना, यह भी इस अध्यापन पद्धति का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है हिंदी भाषा की सहरचना छात्रों को समझा देना। फिर है हिंदी भाषा अध्यापन में जो अध्यापन की सामग्री लगती है वो सामग्री क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी भी छात्रों को देने में मदद करना। फिर है हिंदी भाषा के जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनमें किन गुणों का विकास होना चाहिए, यह भी हम इसमें देखना, यह इसका उद्देश्य है। और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा जिसे हम कहते हैं, ये क्या होती है, इसकी भी जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं और यह उद्देश्य है। यह हुए हमारे हिंदी अध्यापन पद्धति के उद्देश्य। अब हम देखने वाले हैं कि इस हमारे पेपर में जो हिंदी अध्यापन की चारों इकाइयां है, तो इनमें से पहली इकाई में क्या बताने की कोशिश की है या किसका अध्यापन हम करने वाले हैं। तो पहले इसमें दिया है हिंदी अध्यापन का नियोजन एवं मूल्यांकन। नियोजन में पहले उन्होंने इसमें बताया है कि भाषा का लहजा कैसा होना चाहिए, उसकी शैली क्या होनी चाहिए, उसमें बलाघात क्या होता है और बोली और भाषा में अंतर क्या होता है। यह हम इकाई 1 के पहले भाग में देखने वाले हैं। फिर है हिंदी भाषा का नियोजन। नियोजन यानी जैसे कि 1 जून से अप्रैल तक किए जाने वाले स्कूल के नियोजन को वार्षिक नियोजन कहते हैं। तो वार्षिक नियोजन कैसा होना चाहिए, घटक नियोजन कैसा होना चाहिए और पाठ नियोजन कैसा होना चाहिए, इसकी भी जानकारी हम इसमें लेने वाले हैं। फिर है मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन यानी प्रश्न के प्रकार किस तरह से होने चाहिए, घटक कसौटी किस तरह की होनी चाहिए और निरंतर एवं सर्वंकष मूल्यमापन किस तरह का होना चाहिए। फिर है कि वर्तमान युग में अनुवाद का महत्व क्या है। हम मराठी भाषी लोग हैं, हमारे जो महाराष्ट्र के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अनुवाद की जरूरत होती है। तो अनुवाद का महत्व क्या है, यह भी हम पहले इकाई में देखने वाले हैं। फिर है भाषा के लिए सहायक सामग्री, यानी वैसे कि व्याकरण या रचना अध्यापन है तो उसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है। हिंदी भाषा मंडल हो या हिंदी भाषा परिषद हो, उसका महत्व, उपयोग, यह भी देखने वाले हैं। भाषिक खेल कैसे होते हैं, शब्दकोश का या संदर्भ ग्रंथ होते हैं, उसका हमारे अध्यापन में क्या महत्व है, इसकी भी जानकारी इसमें लेने वाले हैं। फिर इकाई 3 इसमें आशय विश्लेषण यानी भाषा की सहरचना किस तरह की होती है। मैं इसका उदाहरण देती हूँ। हमारे महाविद्यालय की जो इमारत होती है, एक नजर में हमें समझ में आता है कि इस इमारत में निचले मंजिल में इतनी कक्षा रूम्स है और ऊपरी मंजिल में इतनी रूम्स है। तो यह क्या हुआ, एक नजर में हमें ध्यान में आया। वैसे ही हिंदी विषय का भी वैसे होता है कि हिंदी विषय में गद्य क्या है, पद्य क्या है, रचना विधा क्या है, व्याकरण विधा क्या है, कहानी क्या है, इन सब की बारीकियां उसमें देखी जाती है, इसीलिए उसे उसकी सहरचना कहते हैं। तो इस प्रकार उसकी संरचना भी इसमें दी जाती है। फिर है हमारा पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, उसका महत्व क्या है, उसके तत्व क्या होते हैं, उसके विश्लेषण कैसा करना चाहिए, यह भी इसमें हम देखने वाले हैं। फिर है पाठ्यपुस्तक शिक्षक का मित्र होता है। पाठ्यपुस्तक के बिना शिक्षक कुछ नहीं कर सकता। या हमारे जो शिक्षा मंत्रालय हो, हमारा शासन हो, उन्होंने जो हमारे अध्यापन की दृष्टि से जो माध्यम के रूप से पाठ्यपुस्तक दिया है, उसके ही सहारे
अध्यापक भी अध्यापन करता है और छात्र भी अपने अध्ययन करते हैं। इसीलिए पाठ्य पुस्तक की महत्ता बहुत अधिक होती है और छात्र के जीवन में जो जीवन कौशल्य होते हैं या मूल्य की शिक्षा होती है वह भी महत्वपूर्ण होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर है हिंदी भाषा की शिक्षक जो होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यह भी हम इस सिलेबस के अंतर्गत देखने वाले हैं। फिर हिंदी अध्यापक ने अपना व्यावसायिक विकास किस तरह से करना चाहिए और हिंदी शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, या हिंदी विषय के या भाषा के प्रचार और प्रसार में शिक्षक की भूमिका कौन सी होनी चाहिए, यह भी हम हिंदी के इस सिलेबस के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो छात्रों, आज हम यूनिट 1 की पहली इकाई में जो हिंदी भाषा का लहजा, यह जो उस टॉपिक के फर्स्ट का जो भाग है यह हम आज देखने वाले हैं। तो छात्रों, भाषा का लहजा यानी भाषा विज्ञान में उसे लहजा यानी बोलचाल में उच्चारण में जो तरीका होता है उसे हम हिंदी भाषा का लहजा कहते हैं। यानी शब्द के बदलने से भाषा बदलती है लेकिन लहजा बदलता नहीं है। यानी क्या, शब्द जैसे कि शहरी भाग में देखा जाए तो लोग जैसे कि हम शुद्ध या प्रमाण भाषा बोलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो लोग उतनी अच्छी भाषा नहीं बोल पाते। उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ, शहर के लोग अशोक बोलेंगे तो ग्रामीण के लोग अशोक बोलेंगे, शहर के लोग शहर बोलेंगे तो ग्रामीण के लोग शहर बोलेंगे। लेकिन उच्चारण कैसा ही हो, लेकिन भाषा में बदलाव नहीं आता। लेकिन लहजा यानी उच्चारण किस तरीके से करते हैं या भाषा किस तरह से बोली जाती है उसे हम उस भाषा का लहजा कहते। जैसे कि मराठी भाषा है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो जैसे कि हम पुणे में जाए तो वहाँ की भाषा बोलने का लहजा अलग है। विदर्भ में जाए तो विदर्भ के भाषा बोलने का लहजा अलग है, या सोलापुर में जाए तो सोलापुर के लोगों का बोलने का भाषा का जो लहजा है वो अलग होता है। तो इस प्रकार लहजा यानी मैं सरल शब्दों में बताऊंगी, बोलने में स्वरों का जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम भाषा का लहजा कहते हैं। फिर है स्वरों की उतार चढ़ाव, कैसे उतार चढ़ाव की दृष्टि से भी बोलने का जो ढंग होता है उसे भी हम लहजा कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम और भी सरल भाषा में बता सकते हैं, किसी शब्द पर जोर देना, किसी भाषा पर जोर देना या अक्षरों पर जोर देना, या किसी शब्द को महत्व देना या उच्चारण की विशिष्टता होती है तो उसे हम भाषा का लहजा कह सकते हैं। यानी व्यक्ति के बात करने का, व्यक्ति के उच्चारण का जो ढंग होता है उसे लहजा कहते हैं। तो इस प्रकार लहजा यानी क्या होता है यह समझने की जरूरी है कि उच्चारण किस तरह से आदमी करता है। हर एक के विभाग के अनुसार उच्चारण बदल जाता है यानी लहजा बदल जाता है, यह इसमें समझाने की जरूरत है। जैसे हम देखते हैं कि सोलापुर के लोगों की भाषा में इतनी मिठास हमें कुछ लोगों में होगी, लेकिन भाषा में ही मिठास थोड़ी कम लगती है। लेकिन पुणे में हम जाते हैं, भाषा प्रमाण होती है, भाषा में मिठास दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ वैसे इसमें लहजा यानी उच्चारण किस तरह करना चाहिए, किस तरह होता है, तो यह सीखने की यहाँ जरूरत है। तो आज हमने इसमें हिंदी भाषा का लहजा किस तरह होता है यह हमने देखा है। तो आज के दिन हमने हिंदी भाषा शिक्षा के बीएड में जो उद्देश्य है वो उद्देश्य कौन कौन से है यह भी हमने देखा है कि भाषा शिक्षकों ने भाषा सौंदर्य का विकास करना चाहिए,
हिंदी भाषा का नियोजन तथा मूल्यांकन करना चाहिए। हिंदी भाषा समझने में या संरचना समझने में मदद होनी चाहिए। हिंदी शिक्षक में विशेष गुण कौन से है, या जो उनके गुणों का विकास किस तरह से करना चाहिए, यह भी इसमें हमने उद्देश्य देखे हैं। फिर हमारे हिंदी अध्यापन पद्धति की जो सिलेबस की 4 इकाइयां हैं, उसमें 4 इकाइयों का भी हमने एक कैसे और किस तरह का हम अध्यापन करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, यह भी हमने देखा है। इसके साथ ही हमने आज इकाई 1 में जो हिंदी भाषा का लहजा किस तरह का होता है या होना चाहिए, यह भी आज हमने देखा है। तो उसके अंतर्गत हमने उच्चारण जिस तरह से हम करते हैं उसी के अनुसार उस भाषा का लहजा होता है। लहजा के कारण भाषा में कोई भी बदलाव नहीं आता, यह हमने समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने यह आपको बताया है। अगली तासिका में हम हिंदी भाषा की जो शैलियां होती है वो किस तरह की होती है, उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो आज के दिन इतना ही काफी है। जो जिसको यह मेरा जो लेक्चर है जो पसंद आया है, तो या आपको समझ में नहीं आया है और दोबारा देखना है, तो आप प्रोफेसर उज्ज्वला हेगड़े इस YouTube चैनल पर जाइए और यह लेक्चर आप दोबारा भी देख सकते हैं। धन्यवाद।